नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे तो सीजी करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 8 से लेके 13 जुलाई के बीच के थे उनको अपन प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, एनालिसिस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट क्या करते हैं अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का वो क्या है, केदार कश्यप जो हैं अब ये संसदीय कार्य मंत्री का पद भी संभालेंगे। संसदीय कार्य मंत्री मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, केदार कश्यप जी की अगर मैं बात करूं तो पार्टी इनकी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। और किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो नारायणपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं। पहले से ही सरकार में ये कैबिनेट में शामिल थे और इनके पास विभागों में वन एवं जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस और कौशल विकास एवं सहकारिता, स्किल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, ये विभाग पहले से थे। नवीन जिम्मेदारी के तौर पर इनको क्या किया गया है, अब छत्तीसगढ़ का संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बना दिया गया है। ठीक है, एक बार संसदीय कार्य मंत्री अभी तक के जो रहे हैं उनकी सूची या लिस्ट को भी अपन क्या करते हैं देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ और प्रथम विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा जब चल रही थी, तब श्री रविंद्र चौबे जो कि एक्चुअली कांग्रेस के थे, कौन सी पार्टी के, कांग्रेस, और विधानसभा क्या है जी इनका, साझा, तो इनको बनाया गया था संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो छत्तीसगढ़ के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, श्री रविंद्र चौबे। ठीक है, अच्छा, छठे नंबर के कौन थे, श्री बृजमोहन अग्रवाल। हमारी छठी विधानसभा चल रही है, 6th विधानसभा, और हुआ क्या, बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट मिलता है रायपुर लोकसभा से और भारी मतों से इनकी जीत होती है, कहां से, रायपुर लोकसभा से, जिसके चलते विधायक पद से और साथ में कैबिनेट से देते हैं इस्तीफा। और जैसे ही कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तत्काल से क्या हुआ था, संसदीय कार्य मंत्री का जो पद था ये रिक्त हो गया था, जो पोस्ट था ये वेकेंट फॉल हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब पद खाली था, आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल ऑफिशियली 20/6/2024 तक दिया है, मतलब 20 जून 2024 तक इनका कार्यकाल था। तो 21 तारीख से लेके ये पद क्या था, खाली था। तो इस रिक्ति को भरते हुए क्या किया गया है, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं अब केदार कश्यप। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको पूछे इनका क्रम तो 7। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू बनता है। क्या एमसीक्यू बनता है, पहला, छत्तीसगढ़ में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, एक, क्या लगाइएगा, केदार कश्यप जी। थोड़ा घुमा पूछेगा इनकी विधानसभा, बता दीजिएगा क्या, नारायणपुर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ में पहला, फर्स्ट, याद है इस बार प्री में क्या पूछ दिया था, पहला उप मुख्यमंत्री कौन था। तो वैसे ही पूछ सकता है कि पहला संसदीय कार्य मंत्री, उसके बाद छठा बृजमोहन अग्रवाल, और 7th में आपको याद रखना है कौन, केदार कश्यप जी। आई होप यहां तक आप लोग को एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। 3-4 टाइप के एमसीक्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि यहां से आपकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए और बेहतर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके पास पढ़ने के लिए कोई रणनीति नहीं हो, तो आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा होता जो मुझे एटलीस्ट शेड्यूल बता देता। तो ऐसे छात्रों के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, किसी भी टेस्ट सीरीज को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग का जो पहला प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज था ना, विद गाइडेंस वीडियो लेक्चर्स, उसको छात्रों के द्वारा काफी क्या किया गया, प्रेम दिया गया। और इसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया है, तो अपना ये नया 2.0 लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज हम क्या कर रहे हैं, लेकर आए हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम, दोनों ही मोड्स में क्या है, अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं सर, हमको ऑफलाइन टेस्ट ही देना पसंद है। तो उस कंडीशन में हमारा सेंटर रायपुर में भी है, दुर्ग में भी है, बिलासपुर में भी है, आरंग में भी है, और कहां पर है, अंबिकापुर में भी है। ठीक है,
ऑनलाइन करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, गूगल प्ले स्टोर जाइए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को क्या करिए, डाउनलोड करिए और वहां से आप ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो 9244771300 इस नंबर पर क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए कि हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है, सभी प्रकार के प्रश्नों का हम यहां पर जवाब दे देंगे। अगर आईफोन वाले हो तो डायरेक्टली एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप मुझे संपर्क कर लेना इस नंबर पर, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है धारा जीएस के। तो प्री का और मेंस का दोनों का ही टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट तो डायरेक्टली एप्लीकेशन पर दे सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन पेपर आपका आएगा एप्लीकेशन पर, आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, आंसर को लिखिए और अपलोड कर दीजिए, वापस हमें भेज दीजिए, हम चेक करके आपको भेज देंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है अगर आप चाहें कि अलग से सिर्फ मेंस का लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहते हैं कि प्री प्लस मेंस दोनों का लेना है तो भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्री प्लस मेंस मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें ना प्रीलिम्स के 37 और मेंस के 41 टोटल 78 टेस्ट मिलेंगे और मेंस का आपको मिलेगा 41 टेस्ट अगर सिर्फ मेंस का मॉड्यूल परचेस करेंगे तो प्री प्लस मेंस 3200 में है और मेंस जो है वो 2499 में है। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेजर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज में हम लोग सेम डे क्या करने वाले हैं, तो आपको मॉडल आंसर्स देने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मॉडल आंसर कोई नहीं देता, हम इंग्लिश मीडियम में भी मॉडल आंसर्स देंगे, समझ में आया। तो मेंस के भी मॉडल आंसर मिलेंगे और वो इंग्लिश में भी मिलेंगे, सेम डे मिलेंगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट 3 दिन बाद मतलब बुधवार को आता है और मेंस के चेक्ड पेपर्स जो हैं वो अगले हफ्ते मिलते हैं, मतलब इस संडे को पेपर दीजिए, नेक्स्ट संडे जो है आपको मेंस का पेपर चेक होकर मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कॉल करिए, आईफोन वाले मुझे संपर्क कर लेना, मैं बता दूंगा एप्लीकेशन कैसे मिलेगा। लास्ट में भी 7 है, 777 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज फटाक से आपको बता दूं, अगर आप धारा जीएस के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप हमारे किसी नए बैच को ज्वाइन कर लो, तो धारा जीएस में प्री प्लस मेंस जिसको इंटीग्रेटेड कहते हैं, इसके अलावा प्रीलिम्स, इसके अलावा मेंस और व्यापम फाउंडेशन का नया बैच आ रहा है 17 जुलाई जो कि बुधवार है। 17 जुलाई 2024 को ये बैच आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर अवेलेबल है। एक हमारी खासियत बता देता हूं आपको, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हैं ऑफलाइन वाला, मतलब प्री प्लस मेंस ऑफलाइन वाला, तो ऑफलाइन क्लास में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आने की सुविधा है। मतलब फी आपने 1 साल का दिया, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल आप फ्री में रिपीट कर सकते हो, अगर आप हमारे प्री प्लस मेंस बैच में क्या करते हो, एडमिशन लेते हो। तो ऑनलाइन बैचेस में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा है और साथ में ऑफलाइन बैच में भी हम लाइव और रिकॉर्डेड की सुविधा आपको देते हैं। हम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स में नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बैच की टाइमिंग मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है। तो मॉर्निंग में 7:30 से 10 है, इवनिंग में 5:30 से 8 है। और ध्यान रखना है, जो बैच की मैं बात कर रहा हूं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रायपुर के लिए है। धारा जीएस का जो सेंटर है वो रायपुर में है, बाकी जो सेंटर्स मैंने बताया वो सिर्फ टेस्ट के सेंटर्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अगर प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक स्पेशल डिस्काउंट भी हमारी ओर से आपको मिलेगा। डन। चलिए आगे आते हैं। जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा। जनसंख्या स्तरीकरण को क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है। अब हमारे देश में क्या किया जा रहा है? परिवार नियोजन, इंग्लिश में क्या बोलिएगा? फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जनसंख्या स्तरीकरण करने के लिए क्या किया जाता है? हर साल जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा जो है उसको मनाया जाता है। इस साल पर्टिकुलरली इसका थीम क्या है? तो इस साल इसका थीम है
विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान। क्या थीम है इस बार? विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान। अच्छी बात है भाई। ध्यान रखना, इस बार ये जो कार्यक्रम है इसको 2 भागों में आयोजित किया गया। 2 भाग, 2 पार्ट्स। पहला जो भाग था वो 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक था, या फर्स्ट फेज इसका 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक था। इसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या था? तो ये दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा था। एक ऐसा फोर्टनाइट 15 दिन का समय था, पखवाड़ा था, जिसमें दंपत्तियों से क्या किया जा रहा था? संपर्क किया जा रहा था। जो कपल्स थे उनसे कांटेक्ट किया जा रहा था। और जो द्वितीय भाग वो चालू हुआ 11 जुलाई से और चलेगा 24 जुलाई तक। तो ये जो द्वितीय भाग है, जिसको स्पेसिफिकली क्या कहा गया है? जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा, ये चालू हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से। तो ध्यान रखना, इस बार प्रोग्राम को 2 भाग में बांटे हैं। 27 जून से जो चालू हुआ था उसको बोला दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा, और 11 जुलाई से जो चालू हुआ है उसको बोले हैं जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। तो ये जो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा जो 11 जुलाई से चालू हुआ है, एक्चुअली वो विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई से चालू हुआ है। ठीक है, अब ये जो पहला पार्ट है ना इसका, जो कि क्या था? कपल्स के साथ जो संपर्क, दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा था। तो दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा जो प्रथम भाग था, इसका मुख्य उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो कम्युनिटी में, समुदाय में स्थिरीकरण पखवाड़ा जो होने वाला है, जनसंख्या स्थिरीकरण जो पखवाड़ा होगा, कितने तारीख से? 11 जुलाई से, उसका क्या करना? प्रचार प्रसार करना। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें कि क्या हो रहा था? कपल्स से कांटेक्ट किया जा रहा था, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको आप बताओ कि 11 जुलाई से स्थिरीकरण पखवाड़ा मना रहे हैं। समझ में आया? तो इसका क्या करना? प्रचार प्रसार करना। और यहां पर सास बहु सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे थे। सास बहु सम्मेलन क्या है? तो ध्यान रखना, ये ऐसा सम्मेलन है जिसमें परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो जो फैमिली प्लानिंग है, उसके जो वेज हैं उसके बारे में क्या की जाती है? जानकारी दी जाती है। और फाइनली जो सेकंड पखवाड़ा है 11 जुलाई से 24 जुलाई, जिसको हमने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कहा है, वो जब आयोजित होगा तो उसके अंदर परामर्श तो दिया जाएगा, कंसल्टेशन तो रहेगा, और साथ में परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो जो पहला फेज था उसमें परिवार नियोजन के साधन के बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे हो सकता है, और जो सेकंड फेज है वहां पर परिवार नियोजन की सेवा दी जा रही है, मतलब चाहो तो करवा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है, ये मुद्दा आ ही क्यों रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो रही है? तो 140 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो रही है। आपने ट्वीट्स में, इंस्टाग्राम के पोस्ट में बहुत देखा होगा जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तब कि 140 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ भारतीय करके मुद्दा जो है वो चल रहा था। ठीक है, तो लगभग 140 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो चुकी है या होने वाली है। और मुद्दे की बात, भारत के ऊपर जनसंख्या का गजब दबाव है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। इस कंडीशन में भी अगर हमारी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो तो स्थिति भारत की हो जाएगी बहुत खराब। भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत खराब। तो ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है और इसमें भी पॉपुलेशन का आप ग्रोथ करा दोगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत खराब हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, मतलब भारत क्या उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ रहा है? तो जनसंख्या को कम नहीं कर सकते, जो पैदा हो गया उसको मार तो नहीं दोगे कि जनसंख्या कम करना है। तो क्या किया जा सकता है? तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है ना, एटलीस्ट उसी को क्या करो? कम करो। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का कंसेप्ट है, पॉपुलेशन लिख दिया मैं भी, टोटल ये जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन
स्टेबलाइजेशन का वो क्या कहता है पता है? वो ये कहता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इसको क्या करो, जीरो करो। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है इसको क्या करो, जीरो करो। ये कहता है कंसेप्ट। मतलब जितनी जनसंख्या है अच्छी है, इसको बढ़ने मत दो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता बढ़ने मत दो मतलब लोगों में रोक लगा दो कि तुम लोग क्या नहीं कर सकते, शादी की बात लेकर नहीं कर सकते करके, ऐसा रोक तो लगा नहीं जा सकता ना भाई, सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो एक ही तरीका है वृद्धि को जीरो करने का, जब आप बर्थ रेट और डेथ रेट को क्या कर दो, बराबर कर दो। मतलब हमारे देश में जन्म दर जो है वो बराबर हो जाए मृत्यु दर की। मतलब प्रति 1000 जनसंख्या में जितने जीवित जन्म हो, मृत्यु भी उतनी ही हो। अब मृत्यु दर तो हम लोग कम कर लिए हैं मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ा के, तो हमको जन्म दर को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। परिवार नियोजन के बारे में लोगों को क्या किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है। समझ में आया? तो भारत ने ठाना है कि भारत 2045 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जनसंख्या स्थिरीकरण कर लेगा। मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आता हूं। अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की, तो ये डेटा जो है इसका सोर्स 2011 का सेंसस है। तो आप देखेंगे तो 1971 का जो सेंसस था, इस समय ग्रोथ रेट 24.8 था और यहां से लगातार आपको कमी देखने को मिली है। और पिछला जो सेंसस हुआ 2011 में, उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत का कितना था, 17.6 था। तो कम तो हो रहा है, अच्छी बात है, बट जिस गति से कम होना चाहिए वहां दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? तो ये एक्चुअली यूएन का प्रोजेक्शन है। तो करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएन का प्रोजेक्शन कहता है कि भारत पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2064 तक क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। और हम लोग का टारगेट है 2045। तो सही दिशा में तो हैं, बट ऐसा लग रहा है कि प्रयास जो है वो और बेहतर होने चाहिए, ताकि हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, चलिए भाई, अगर इसमें से मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको सीधा सीधा एमसीक्यूज बनेंगे क्या? तो पहला एमसीक्यू बन सकता है कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा जो है ये कब से कब तक आयोजित किया गया। सेकंड बनेगा इसका थीम क्या है। ठीक है, डन। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ये आपको काम आएगा अगर आप ऐसे राइटिंग की बात करो। ऐसे राइटिंग में हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है तो ये जो टोटल एनालिसिस है ये आपके अच्छा खासा काम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। यस, छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति जो है उसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। बहुत लंबे समय से आप लोग सुन रहे होंगे कि 10+2 मॉडल जो है उसको हटाया गया है, उसके जगह 5-3-3-4 मॉडल लाया गया है। सुने होंगे शायद, चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, तो जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है पता है? तो भारत को वैश्विक ज्ञान की क्या करना, महाशक्ति बनाना। तो सुपर पावर बनाना है। समझ में आया? ग्लोबल नॉलेज का। किसको? इंडिया को। और ये छत्तीसगढ़ में पूर्णता लागू हो रहा है कब से? तो शैक्षणिक सत्र एजुकेशनल सेशन 2024-25 से। इससे पहले भी शिक्षा नीति इंडिया में आ चुकी है, 1968 में आई थी और 1986 में भी आई थी। समझ में आया? और जो सबसे बड़ी बात नई शिक्षा नीति को लेकर हो रही है उसमें एक तो एलिमेंट्री लेवल पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई की है और दूसरी नए शिक्षा मॉडल की है। तो जो 10+2 मॉडल पहले चलता था अब वो हो जाएगा 5-3-3-4 मॉडल। समझेंगे इसको भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो 5th तक के जो बच्चे हैं ना, इनको मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिसमें किनको किनको इंक्लूड किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है, फिर भत्री है, हल्बी है, सरगुजिया है। ध्यान रखना
कि सीएम सर ने आदेश किया है कि 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में क्या करना है, तो द्विभाषी पुस्तकें, डिग्लॉट एडिशन में बुक्स जो है उसको क्या करना है, डेवलप करना है और वितरित करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 5th तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, विच इंक्लूड्स छत्तीसगढ़ी, गोंडी, भतरी, हल्बी, सरगुजिया। और कुल मिला के ऐसे कितने होंगे, तो 18 स्थानीय भाषा। कितने? 18। ठीक है। अच्छा, मॉडल की अगर बात करो ना, तो ये पुराना मॉडल है, 10+2 का मॉडल। तो 10+2 का मॉडल जो था उसमें बच्चों में शुरुआत ही यहां पर एज 6 से दिखाई गई है, मतलब 6 साल से कम का हर बच्चा जो है, कह लो कि इस मॉडल के अंतर्गत सही तरीके शामिल नहीं था। अब नया मॉडल अगर आप देखोगे ना, तो उस कंडीशन में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्री स्कूल बताया गया है, फिर 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्लास 1 और 2। तो आप देखो यहां पर ये पूरा का पूरा आपका हो गया 3 से लेके 8, मतलब 5। ये आपका लेवल है फाउंडेशन या आधारभूत लेवल। फिर नेक्स्ट लेवल बनाया गया है जिसको प्रिपरेटरी लेवल बोला गया, जो कि 3 वर्ष का होगा, क्लास 3 से क्लास 5। बच्चों की उम्र इसमें रखी गई है 8 से 11। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एक प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। ठीक है। फिर अगला मिडिल वाला सेक्शन, ये भी 3 वर्ष का, क्लास 6 टू क्लास 8, उम्र 11 से 14, ये आपका मध्य स्तर है। और फाइनली 4 वर्ष का, क्लास 9 से क्लास 12, एजेस या उम्र 14 से लेके 18 तक, यह है आपका माध्यमिक स्तर, इंग्लिश में बोला गया क्या, सेकेंडरी। अब ये डिवीजन किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो बच्चों में बढ़ती उम्र के साथ सीखने के लिए अलग स्तर की जो मेंटल नीड्स होती हैं, मेंटल जरूरतें होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस मॉडल के आने से शिक्षा के स्तर में क्या होगा, शिक्षा का स्तर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चों को फायदा होगा। अब शिक्षा का स्तर तो ऐसा है कि उसमें स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका है, स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, भले कितना भी डिवीजन कर लो, अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर खराब है। तो स्तर शब्द तो बहुत अच्छा नहीं है, बट यस, ये पर्टिकुलर मॉडल आने से बच्चों को फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा। समझ में आया? इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि 6 साल के कम के जो बच्चे थे वो प्रैक्टिकली इस मॉडल में शामिल नहीं थे। ये वाला हिस्सा ये गायब है ही नहीं। तो ऐसा मॉडल जो है वो लाया गया है। डन। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं ना, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सीधा सीधा ये पूछेगा कि भारत में ये आई हुई शिक्षा नीति कौन से नंबर की है, तो पहली 68, दूसरा 86, ये तीसरी है 2020। ठीक है। फिर पूछेगा कौन सा मॉडल लाया गया है, तो 5334 मॉडल लाया गया है। ठीक है। कौन सा मॉडल हटाया गया है, तो याद रखना 10+2 मॉडल हटाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कौन से शैक्षणिक सत्र से छत्तीसगढ़ में लागू है, 24-25। फिर क्या पूछ सकता है, किस कक्षा के बच्चों तक को स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, 5th तक। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 18। इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से एमसीक्यू के बन सकते हैं। अच्छा, शिक्षा से संबंधित अगर कोई ऐसे आए तो इस फैक्ट को आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि शिक्षा के स्तर में बेहतरी के लिए नई शिक्षा नीति जो है उसको क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। तो ये फैक्ट आपका यूज हो जाएगा। चलिए फाइनली कुछ विविध तथ्यों पर आ जाते हैं जो कि सीधा फैक्चुअल टाइप है और इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या है भाई, तो देखते हैं। सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया। इन्होंने 10 जुलाई को क्या किया है, तो जिला मुख्यालय बलौदाबाजार, हेडक्वार्टर्स बलौदाबाजार, मतलब बलौदाबाजार शहर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इसके कार्यालय का शुभारंभ किया है।
तो बेसिकली यहां से बड़ौदा बाजार के जो लोग हैं उनको कंज्यूमर राइट्स के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नर्मदापुर जो कि कहां पर है, मेन पार्ट में। यहां पर देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन रहा है, तिरंगा पार्क बन रहा है, और यहीं पर देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा झंडा भी क्या किया जाएगा, फहराया जाएगा, जिसका हाइट 415 मीटर। तो ये सीधा फैक्ट यहां से बन जाएगा। एक फैक्ट कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष कौन है और इसका कार्यालय किस जिला में खुला है, ये फिर पूछ देंगे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा पार्क कहां, तो नर्मदापुर। फिर क्या पूछ देंगे आपसे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा झंडा कहां, तो नर्मदापुर मेन पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये जो कार्यालय खुला है ना, ये जिला स्तर का है। समझ में आया कि नहीं आया, राज्य स्तर का कार्यालय नहीं है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने में देश में क्या है, पहले स्थान पर है। तो अनीमिया मतलब खून की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे लड़ने के लिए हमारे यहां पर क्या किया जा रहा है, आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो खासकर बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये जो सप्लीमेंट्स उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। तो चूंकि रैंकिंग 1 है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा सीधा फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट, अब बस्तर में पहली बार क्या बन रहा है, तो शहीद पुलिस सेल। तो जो शहीद जवान हैं उनकी जो परिजन होते हैं उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तुरंत इनकी जो समस्या है उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, इसके लिए शहीद पुलिस सेल का क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को वन महोत्सव होगा करके। तो ध्यान रखना 11 जुलाई को क्या किया गया, तो एक महावृक्षारोपण अभियान जो है वो किया गया, एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के अंतर्गत। और ये राज्य स्तरीय आयोजन जो हुआ था वो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बोले तो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि कहां पर है, नवा रायपुर, वहां पर किया गया। बायोडाइवर्सिटी पार्क नवा रायपुर में आयोजन किया गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखना, हाल ही में छत्तीसगढ़ के 52 नए स्कूल्स को क्या किया गया है, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ के कुल 263 स्कूल्स शामिल हो चुके हैं और उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि 349 को शामिल कर लें। तो अभी 52 को किया गया, टोटल कितने हो चुके हैं, 263 हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल्स। लक्ष्य रखा गया है 349 को शामिल करेंगे। तो पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया केंद्र सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा कह लो कि केंद्र प्रवर्तित ऐसी योजना है जिसमें स्कूल्स में स्मार्ट क्लास बनाया जाता है, अधोसंरचना का विकास किया जाता है, ताकि शिक्षा के स्तर में क्या हो सके, सुधार हो सके, बेहतरी हो सके। रायपुर का एक तो फेमस स्कूल है आरडी तिवारी, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, और फाइनली ध्यान रखना क्या, तो हमारे प्रदेश में नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 नवंबर 2024 से होगी लागू। ठीक है, ध्यान आपको यह रखना है कि वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी, और उसके बाद 1 नवंबर 2024 से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है कि वर्तमान में कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रहा है करके। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना छत्तीसगढ़ में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, समझ में आया कि नहीं आया, उद्योग मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के करके। ठीक, चलिए तो फाइनली कुछ क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहां पर देने हैं, तो आपको देने हैं यहीं पर नीचे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री कौन है, 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से मनाया जा रहा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष कौन है? वंस अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा कहां कहां नहीं जी, कहां कहां लगने जा रहा है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। अच्छा, फाइनली मैं आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस का एप्लीकेशन है, यहां पर फ्री कंटेंट का सेक्शन है, उस फ्री कंटेंट के सेक्शन में आप जाएंगे और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फ्री कंटेंट सेक्शन में एक और फोल्डर आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स बूस्टर करके। अब ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंतर्गत हमारा बूस्टर मैगजीन हर महीने का डलता है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर्स होते हैं। तो अगर उसी की तैयारी कर लोगे तो भी साल के अंत में करंट अफेयर्स का पूरा पूरा तैयारी जो है वो आपका हो चुका होगा। चलिए, तो फाइनली इस वीडियो को एंड करता हूं। ठीक है, आप सभी से मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।